यूपीएससी भारत सरकार के आज की जरूरतों के अनुरूप अर्थात रोल बेस्ड सिस्टम के अनुरूप फंडामेंटल क्वालिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज वाले मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को चयन करने पर बल दे रही है। फंडामेंटल क्वालिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज सिविल सर्वेंट के आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं तथा ट्रेनिंग के द्वारा प्रोफेशनल स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज को इम्पार्ट करने के लिए फाउंडेशन का कार्य करती है। भारत सरकार सिविल सर्विसेज को 21वीं सेंचुरी की चैलेंजेस तथा रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट नीड्स के अनुसार ट्रांसफॉर्म करने के लिए रोल बेस्ड पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन से कॉम्पिटेंसी बेस्ड या रोल बेस्ड सिस्टम ऑफ स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की तरफ शिफ्ट कर रही है, ताकि आज की तथा भविष्य की जरूरतों के अनुरूप एक हाई परफॉर्मिंग सिविल सर्विसेज का निर्माण किया जा सके जो कि न्यू इंडिया के विजन के अनुरूप हो। रूल की अपनी एक महत्ता है, लेकिन रोल इसकी विशेष महत्ता है। मैं रूल बेस्ड काम करूंगा कि रोल बेस्ड काम करूंगा, अगर हमारा रोल बेस्ड ज्यादा महत्वपूर्ण मानेंगे तो रूल तो अपने आप फॉलो हो जाएंगे और हमारा रोल परफेक्टली हमने पालन किया तो लोगों में विश्वास और बढ़ जाएगा। 21वीं सेंचुरी की चैलेंजेस तथा रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट नीड्स ने भारत सरकार के समक्ष अपनी सिविल सर्विसेज को ट्रांसफॉर्म करने की इम्परेटिव नीड उत्पन्न की है। 21वीं सेंचुरी में ग्लोबलाइजेशन, डिजिटाइजेशन तथा डेमोक्रेटाइजेशन अनप्रेसिडेंटेड पेस के साथ बढ़ रहा है। आज का वर्ल्ड पहले से कहीं अधिक इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट हुआ है। 21वीं सेंचुरी में क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, पीपल्स, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल, नॉलेज, आइडियाज, गुड्स तथा सर्विसेज का मूवमेंट बहुत अधिक बढ़ा है और इससे एक इंटरडिपेंडेंट इकोनॉमीज और सोसाइटीज का निर्माण हुआ है। आज वर्ल्ड स्तर पे होने वाली किसी भी घटनाक्रम का असर डोमेस्टिक लाइफ पे तेजी से इम्पैक्ट करता है। हाल ही में यूक्रेन वार, अफगानिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी तथा कोरोना वायरस पेंडेमिक एग्जाम्पल है वर्ल्ड स्तर के किसी भी प्रकार के घटनाक्रम का डोमेस्टिक लाइफ पे इम्पैक्ट के। डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया ने यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी तथा इंटरनेट सर्विसेज ने हमारे जीने के तरीकों में पैराडाइम शिफ्ट लाया है और आज हमारे डे टू डे लाइफ तथा हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज, हमारे पब्लिक सर्विसेज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज सभी कुछ इंटरनेट एंड डिजिटल सर्विसेज बेस्ड होती जा रही है और इससे एक नई तरीके की व्यवस्था सामने आ रही है और ये ह्यूमन लाइफ और ह्यूमन सेटलमेंट को मैनेज करने के तरीकों में एक रिवोल्यूशनरी शिफ्ट आ रहा है। और 21वीं सेंचुरी में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, डेमोक्रेटिक सिस्टम, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की एक्सेप्टेंस बढ़ी है तथा वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर भरोसा बढ़ा है और इससे पीपल्स का एम्पावरमेंट हुआ है और वर्ल्ड स्तर पे राइट बेस्ड मूवमेंट बढ़ रहे हैं और जिसका इम्पैक्ट हमारे देश के यानी डोमेस्टिक स्तर पे भी हो रहा है और इससे एक नई प्रकार की समाज व्यवस्था आगे बढ़ रही है। ग्लोबलाइजेशन, डिजिटाइजेशन एंड डेमोक्रेटाइजेशन की ये प्रक्रिया ह्यूमन लाइफ के सामने एक नई अपॉर्चुनिटी के रूप में सामने आया है और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत अधिक इम्प्रूव किया है और उनके अपॉर्चुनिटीज में बहुत अधिक वृद्धि की है। इसके साथ ही पीपल्स के एक्सपेक्टेशन में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। आज पीपल्स की डिमांड अपनी गवर्नमेंट से बहुत बढ़ चुकी है। लोग न केवल अधिक से अधिक सर्विसेज की डिमांड गवर्नमेंट के सामने रखते हैं बल्कि क्वालिटी ऑफ सर्विसेज का भी एक्सपेक्टेशन बढ़ चुका है। 21वीं सेंचुरी में राइट बेस्ड इंटाइटलमेंट्स में तेजी से वृद्धि हुई है। आज बेसिक राइट्स एंड सर्विसेज का लीगल रिकॉग्निशन बढ़ा है, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड एंड फॉरेस्ट राइट जैसे राइट बेस्ड इंटाइटलमेंट में तेजी से वृद्धि हो रही है। इससे पीपल्स का एम्पावरमेंट हो रहा है तथा उनकी बार्गेनिंग पावर में वृद्धि हो रही है और यही कारण है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैनिफेस्टो में राइट बेस्ड इंटाइटलमेंट्स को पर्याप्त जगह दे रही हैं या लगातार बढ़ा रही हैं जिससे वो पीपल्स के वोट अट्रैक्ट कर सके। इससे न केवल लोगों के एक्सपेक्टेशन में तेजी से वृद्धि हुई है बल्कि उनकी बार्गेनिंग पावर भी बढ़ी है। सरकार के समक्ष लोगों की बढ़ती हुई एक्सपेक्टेशन और अपने मैनिफेस्टो को पूरा करना एक बड़ा चैलेंज के रूप में सामने आया है। इसके साथ साथ 21वीं सेंचुरी में वर्ल्ड इंटीग्रेशन और कम्युनिकेशन के फास्ट होने से लोगों के द्वारा अपने देश की सर्विसेज की क्वालिटी को अदर्स डेवलप्ड कंट्री की सर्विसेज एंड क्वालिटीज से कंपेयर किया जा रहा है और इसको लेकर के भी सरकार से न केवल क्वांटिटी बल्कि क्वालिटी पे के स्तर पे भी एक्सपेक्टेशन लोगों का बढ़ा है। आज उन्हें बेटर हेल्थ सर्विसेज, बेटर एजुकेशन सर्विसेज के साथ साथ पब्लिक सर्विसेज की क्वालिटी पर भी प्रश्न करते हैं और अपेक्षा करते हैं बेटर सर्विस की और किसी भी क्राइसिस की स्थिति में गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन और अधिक बढ़ जाती है। इसके साथ ही साथ सोसाइटीज में अनप्रेसिडेंटेड कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ी है जिससे सोशल पैटर्न एंड बिहेवियर में गंभीर चेंजेस आ रहे हैं और इससे गवर्नमेंट को अपने इंटरवेंशन करने में या किसी भी इनिशिएटिव में ऑप्टिमल रिजल्ट प्राप्त करना एक चैलेंज हो गया है और किसी प्रकार की पॉलिसी इनिशिएटिव या किसी प्रकार के लॉ के इनइंटेंडेड रिजल्ट प्राप्त करना एक चैलेंज है। जैसे बहुत से
गवर्नमेंट इनिशिएटिव और लॉज के सब ऑप्टिमल रिजल्ट रहे हैं, जैसे डाउरीज लॉ, वुमेन सिक्योरिटी, करप्शन से संबंधित इनिशिएटिव लॉज और एग्रीकल्चर रिफॉर्म हमारे सामने एग्जाम्पल है। इन सब में ऑप्टिमल रिजल्ट नहीं रहे हैं और कॉम्प्लेक्सिटीज के कारण समाज में सरकार के अपने इंटरवेंशन के और इनिशिएटिव के इंटेंडेड रिजल्ट प्राप्त करना एक चैलेंज बना हुआ है। इसके साथ ही हमारा समाज आज पहले से कहीं अधिक प्लूरलिस्टिक और यानी बहुलवादी हुआ है। आज समाज में मेनी व्यू पॉइंट डेवलप हो रहे हैं। इससे सरकार के लिए किसी भी पॉलिसी इशू पर या किसी भी लॉज पर कॉमन कंसेंसस डेवलप करना एक चैलेंज बना हुआ है। किसी भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव पर डिफरेंट पर्सपेक्टिव या डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू सोसाइटी में दिखाई देते हैं, चाहे वो बुलेट ट्रेन का या अधिक से अधिक एयरपोर्ट का बनाया जाना हो, या एजुकेशन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, या गवर्नमेंट के द्वारा मॉडल स्कूल खोले जाने का इनिशिएटिव हो। सभी पर अलग अलग सोसाइटी के ग्रुप के द्वारा अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है और इसकी वजह से पब्लिक लीडरशिप को एक कॉमन कंसेंसस डेवलप करना और एक कोलैबोरेटिव अप्रोच को अपनाना एक चैलेंज के रूप में सामने आया है। इसी के साथ ही आज गवर्नेंस के टूल्स इंक्रीजिंगली डिजिटल हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं और नेटवर्क्ड हो रहे हैं। इससे गवर्नमेंट के सभी कार्य यानी पब्लिक लीडरशिप के सभी कार्य पब्लिक आई में है, चाहे वो पार्लियामेंट की डिबेट हो और जैसा कि अभी सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग भी अब पब्लिक आई में है। तो इससे क्वालिटी को इंश्योर करना और इफेक्टिवनेस को इंश्योर करना एक गवर्नमेंट के सामने एक बड़ी चैलेंज के रूप में सामने आया है। डिजिटल ओपन एंड नेटवर्क्ड होने से न केवल गवर्नमेंट पब्लिक सर्विसेज की तरफ लोगों का रीच बढ़ा है, बल्कि उनका एम्पावरमेंट भी हुआ है और इसलिए गवर्नमेंट के सामने अपने किसी भी एक्शन को डिलीवर करना और इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि 21st सेंचुरी में 20th सेंचुरी के कंपेल करना और एडमिनिस्टर करना जैसे टूल 21st सेंचुरी में संभव नहीं है और इसलिए गवर्नमेंट को न केवल सर्विस डिलीवरी करनी होगी बल्कि हाईएस्ट लेवल पर परफॉर्म करना होगा, जिससे वो अपने कमिटमेंट को पूरा कर सके सिटीजन्स के साथ और अपने ट्रस्ट को बिल्ड कर सके। और गवर्नमेंट अब ना तो अपने किसी भी प्रकार के एक्ट को हाइड कर सकती है, छुपा सकती है और ना ही सिटीजन्स को दबा सकती है। तो गवर्नमेंट को सेंसिटिव होना होगा और परफॉर्मेंस करना होगा, यानी अपने कमिटमेंट्स को फुलफिल करना होगा। मांगा जाए तभी सरकार काम करे। वक्त चला गया, ये लोकतंत्र है, ये सामंतशाही नहीं है। हम लोगों ने लोगों की संवेदनाओं को समझ करके हमने सामने से देना चाहिए। नागरिकों को याचक बना करके हम नागरिकों का आत्मविश्वास नहीं बढ़ा सकते हैं। हमने नागरिकों को अधिकार देने के दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए। नागरिक को याचक बनाने से नागरिक का आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। नागरिक का सामर्थ्य पैदा करने के लिए, उसका आत्मविश्वास पैदा करने के लिए हमारे कदम होने चाहिए और हम इस दिशा में कदम उठाएं। वहीं दूसरी ओर 21st सेंचुरी का वर्ल्ड एनवायरनमेंट वोलेटाइल है और चैलेंजिंग है और ऐसे चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने नेशन इंटरेस्ट को फुलफिल करना, सेव करना तथा वर्ल्ड अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना और अपने रोल को बिगर करना एक चैलेंजिंग टास्क है गवर्नमेंट के सामने। और इसलिए गवर्नमेंट इस उभरते हुए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में अपने नेशन इंटरेस्ट को सेव करने के लिए, अपनी भूमिका को बढ़ाने के लिए और अपनी अपॉर्चुनिटीज को मैक्सिमाइज करने के लिए अपने बिगर रोल को समझते हुए अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना एक इम्पोर्टेंट एंड चैलेंजिंग टास्क है। वर्ल्ड स्तर पे किसी भी देश के लिए वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के मेनली 3 टूल्स होते हैं: इकोनॉमी, डिप्लोमेसी एंड मिलिट्री। हमारी फॉरेन पॉलिसी पीसफुल को एग्जिस्टेंस पे बेस्ड है और हम एक शांतिप्रिय देश है, इसलिए हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स में या वर्ल्ड स्तर पे इन्फ्लुएंस के लिए अपनी मिलिट्री को यूज करना हमारी पॉलिसी का हिस्सा नहीं है और हम इसे एक डिफेंस टूल्स के रूप में यूज करते हैं। इसलिए वर्ल्ड स्तर पे अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए और अपने इंटरेस्ट को सेव करने के लिए, अपने बिगर रोल को स्टेब्लिश करने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डिप्लोमेसी की स्ट्रांगनेस ही हमारे मेन टूल्स हैं। इसलिए गवर्नमेंट को अपने डिप्लोमेसी को भी स्ट्रांग करना होगा और अपनी इकोनॉमी को भी तेजी से डेवलप करना होगा। 21st सेंचुरी में मिलिट्री का यूटिलाइजेशन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत ही चैलेंजिंग है और इसके इंटेंडेड रिजल्ट प्राप्त होने की भी कम संभावना है, क्योंकि अफगानिस्तान में यूएसए का इंटरवेंशन और यूक्रेन में रूस का इंटरवेंशन हमें ये सीखने के लिए अच्छे एग्जाम्पल है। और इसलिए गवर्नमेंट के सामने वर्ल्ड स्तर पे अपने बिगर रोल्स को स्टेब्लिश करने के लिए इकोनॉमी और डिप्लोमेसी ही बेस्ट रूट है और जो हमारी फॉरेन पॉलिसी का अहम प्रिंसिपल भी है। भारत ने अपने डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ का यूज करके अफगानिस्तान और यूक्रेन से अपने सिटीजन का सक्सेसफुल इवैक्यूएशन किया है और कोरोना पैंडेमिक में वर्ल्ड स्तर पर ह्यूमैनिटेरियन एड को भी बढ़ाया है, अपने बिगर रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी को सक्सेसफुली पूरा किया है। तो इसलिए भारत अपने वर्ल्ड स्तर पर बिगर रोल को समझते हुए और अपने नेशन इंटरेस्ट को सेव करने के लिए हमें अपने इन चैलेंजेस को, अपनी डिप्लोमेसी को स्ट्रांग करना होगा और अपनी इकोनॉमी को तेजी से ग्रो करना होगा। साथियों, 21वीं सदी के जिस मुकाम पर आज भारत है, पूरी दुनिया की नजरें आज
हिंदुस्तान पर टिकी हुई। कोरोना ने जो परिस्थितियां पैदा की हैं, उसमें एक नया वर्ल्ड ऑर्डर उभर रहा है। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को अपनी भूमिका बढ़ानी है और तेज गति से अपना विकास भी करना है। बीते 75 वर्षों में हमने जिस गति से प्रगति की, अब उससे कई गुना तेजी से आगे बढ़ने का समय है। रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आज हमारी क्रूशियल रिक्वायरमेंट है। हमें अपने सिटीजन्स के एस्पिरेशन को फुलफिल करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड इन्फ्लेशन को रिस्पॉन्स करने के लिए तथा अपने सिटीजन्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, देश के सोशल कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए और अपने कंट्री को हमें स्ट्रांग करने के लिए, एम्पावर करने के लिए इकोनॉमी का तेजी से ग्रोथ करना बहुत ही क्रूशियल है। और इसीलिए भारत सरकार ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का स्ट्रेटेजिक विजन देश के सामने रखा है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के इस स्ट्रेटेजिक विजन को पूरा करने के लिए सरकार को बिजनेस के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा, जो कि न केवल एग्जिस्टिंग बिजनेस को बढ़ाने में मदद करेंगे बल्कि न्यू बिजनेस को एस्टेब्लिश होने में सपोर्ट करेंगे। ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा और इसके लिए लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग करना होगा तथा हमें अपने टैक्सेशन सिस्टम को भी रेशनलाइज करना होगा। और ये गवर्नमेंट के लिए चैलेंजिंग कार्य है, क्योंकि इसमें हमें डिफरेंट व्यू, डिफरेंट आइडियोलॉजी के बीच में एक कॉमन कंसेंसस बिल्ड करना होगा और एक कोलैबोरेटिव अप्रोच के माध्यम से इस चैलेंज को पूरा करना होगा, जो कि हमारे इकोनॉमी के फास्ट ग्रोथ के लिए सपोर्ट कर सके। और इसके साथ साथ हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करना होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बेटर एनवायरनमेंट के द्वारा हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने पर पॉलिसी पे काम करना होगा। देश के रिसोर्स को मोबिलाइज करना होगा और साथ में हमें अपने वर्ल्ड ट्रेड में अपने पार्टिसिपेशन को बढ़ाना होगा। ये हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के स्ट्रेटेजिक गोल को प्राप्त करने के लिए क्रूशियल स्टेप्स हैं और ये सभी पॉइंट गवर्नमेंट के सामने एक डॉन्टिंग टास्क के रूप में है और एक बड़ी चैलेंज है इन्हें फुलफिल करना, जो कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के स्ट्रेटेजिक गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत ही क्रूशियल है। और इसीलिए गवर्नमेंट एक हाई परफॉर्मिंग सिविल सर्विसेज को बिल्ड करने के लिए एक इंपरेटिव के रूप में काम कर रही है। आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है और वो है 21वीं सदी के भारत का सबसे बड़ा लक्ष्य, ये लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत का, आधुनिक भारत का। इस समय को हमें खोना नहीं है। 21st सेंचुरी की चैलेंजेस और रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट नीड्स को इफेक्टिवली रिस्पॉन्स करने के लिए हमें पब्लिक गवर्नेंस का इफेक्टिव होना बहुत ही क्रूशियल है। सरकार को स्ट्रेटेजिक एंड एविडेंस बेस्ड पॉलिसीज को डिजाइन करना होगा और इम्प्लीमेंट करना होगा तथा सिटीजन से किए गए कमिटमेंट्स को फुलफिल करना होगा, जिससे सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट के बीच में ट्रस्ट बढ़ सके और सिटीजन्स का अधिक से अधिक कॉपरेशन गवर्नमेंट को प्राप्त हो सके, जिससे कोलैबोरेशन की स्ट्रेटजी पे काम करते हुए गवर्नमेंट पब्लिक गवर्नेंस को इम्प्रूव कर सके और अपने इफेक्टिवनेस को बढ़ा सके। और पॉलिसी अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करना होगा, जिससे कि एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जो कि रैपिड, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट कर सके। इसके लिए गवर्नमेंट का इफेक्टिवनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी इफेक्टिव गवर्नमेंट बहुत ही क्रूशियल है। और इफेक्टिव गवर्नमेंट यानी इफेक्टिव पब्लिक गवर्नेंस नेशन के पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस के लिए बहुत ही क्रूशियल है और इसके साथ साथ गवर्नमेंट की प्रोबेबिलिटी एंड पॉलिटिकल सेफ्टी के लिए भी बहुत ही क्रूशियल है। पब्लिक गवर्नेंस और पब्लिक लीडरशिप से डिससेटिस्फेक्शन लोगों का होना कई बार संदेह पैदा करता है पब्लिक लीडरशिप पर और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस पे, और उन्हें डाउट होता है कि क्या पब्लिक इंटरेस्ट के ये केयरफुल और कॉम्पिटेंट संरक्षक है या नहीं। और इससे इस अविश्वास के कारण सोशल अनरेस्ट क्रिएट होता है, जो कि अभी हमारे सामने हाल ही में अपने पड़ोसी देश श्रीलंका का एग्जाम्पल है। और क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट के इफेक्टिव गवर्नेंस ना होने के कारण, गवर्नमेंट के पब्लिक अपने सर्विस को डिलीवर ना कर पाने के कारण एक सोशल अनरेस्ट क्रिएट हुआ और उससे इंटरनल क्लैश और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी सामने आई। इसलिए इफेक्टिव गवर्नमेंट और इफेक्टिव गवर्नेंस बहुत ही क्रूशियल है नेशन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए तथा गवर्नमेंट के प्रोबेबिलिटी और पॉलिटिकल सेफ्टी के लिए, जो कि सोशल कैपिटल को इंक्रीज करेगा। 21st सेंचुरी की चैलेंजेस तथा रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट नीड्स को रिस्पॉन्स करने के लिए इफेक्टिव गवर्नमेंट एक इंपरेटिव नीड है। सिविल सर्वेंट गवर्नमेंट के मेजर फंक्शंस को लीड करते हैं तथा इम्प्रूव करते हैं, जो कि गवर्नमेंट के इफेक्टिवनेस के केंद्र में होते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट 21st सेंचुरी की हाई परफॉर्मिंग सिविल सर्विसेज को बनाने के लिए एम्बिशियस, रिफॉर्म माइंडेड पॉलिसी इनिशिएटिव पर कार्य कर रही है।
साथियों, सिविल सेवा के ट्रांसफॉर्मेशन के इस दौर में हमारी सरकार रिफॉर्म से सपोर्ट कर रही है। मिशन कर्मयोगी और आरंभ प्रोग्राम इसका ये हिस्सा है। मुझे बताया गया है कि आपकी एकेडमी में भी ट्रेनिंग का स्वरूप मिशन कर्मयोगी पर आधारित कर दिया गया है। मुझे विश्वास है इसका भी बहुत लाभ आप सभी को मिलेगा। ये पूरे भारत के संदर्भ में अवश्य सोचें, क्योंकि हम ऑल इंडिया सिविल सर्विस को रिप्रेजेंट करते हैं। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में हमें रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है। और इसके लिए गवर्नमेंट अपने एक्सपीरियंसेस, पीपल्स तथा बिजनेस की नीड्स की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग और ग्लोबल एक्सपीरियंसेस, स्टडी रिपोर्ट्स तथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूएनडीपी के ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस टूवर्ड कम्पिटेंसी बेस्ड या रोल बेस्ड स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे हुए सम्मेलन से प्राप्त इनसाइट्स के आधार पर आज की जरूरतों के अनुरूप हाई परफॉर्मिंग सिविल सर्विसेज का निर्माण करने के लिए, जो कि आज की तथा भविष्य की जरूरतों के अनुरूप हो, भारत सरकार रूल बेस्ड से रोल बेस्ड सिस्टम की तरफ शिफ्ट कर रही है। रूल बेस्ड पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा माना गया था कि रूल्स तथा प्रोसीजर के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा गवर्नमेंट्स के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सकता है। रोल बेस्ड सिस्टम या कॉम्पिटेंसी बेस्ड सिस्टम में इंडिविजुअल्स का रोल क्रूशियल है तथा गवर्नमेंट्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने में इंडिविजुअल्स की क्वालिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज को डिसाइडिंग माना गया है। इसीलिए रोल बेस्ड सिस्टम या कॉम्पिटेंसी बेस्ड सिस्टम गुड एंड कॉम्पिटेंट पर्सन को रिक्रूट करने और उसे डेवलप करने तथा मोटिवेट करने पर केंद्रित करता है, क्योंकि 21st सेंचुरी मोर डायनेमिक है और यहाँ पर केवल रूल्स एंड रेगुलेशंस या प्रोसीजर को फॉलो करने से डिजायर्ड आउटकम्स नहीं प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि रूल्स एंड प्रोसीजर प्री डिफाइंड सिचुएशन के लिए डेवलप किए जाते हैं और डायनेमिक और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में उन्हें कंटिन्यूअस एडजस्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है और इसीलिए इंडिविजुअल की क्वालिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज क्रूशियल होती है डिजायर्ड आउटकम को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड और रोल बेस्ड सिस्टम में इंडिविजुअल्स के क्रूशियल रोल्स को बहुत ही अधिक महत्व दिया जाता है 21st सेंचुरी की डायनेमिक एंड कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में रिजल्ट को अचीव करने के लिए। रोल बेस्ड और कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच के तहत इंडिविजुअल को की रिसोर्स माना गया है गवर्नमेंट्स, डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज के ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स को अचीव करने में। इसीलिए गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज के रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, प्रमोशन तथा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फंक्शंस को रोल बेस्ड या कॉम्पिटेंसी बेस्ड सिस्टम्स के अनुसार अलाइन कर रही है। रोल बेस्ड सिस्टम नेसेसिटेट करता है कि 21st सेंचुरी की हायर सिविल सर्विसेज के लिए फंडामेंटल क्वालिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज वाले कैंडिडेट को सिलेक्ट करने पर और उनकी प्रोफेशनल स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज को ट्रेनिंग के थ्रू इंपार्ट करने के लिए फंडामेंटल क्वालिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए क्रूशियल होती है तथा ये प्रोफेशनल स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज को इंपार्ट करने के लिए ट्रेनिंग के द्वारा फाउंडेशन का भी कार्य करती है। फंडामेंटल क्वालिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज कैंडिडेट्स के ओवरऑल लर्निंग एंड डेवलपमेंट का परिणाम होती है और इन्हें शॉर्ट टर्म में ट्रेनिंग के द्वारा प्रोफेशनल स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज की तरह डेवलप नहीं किया जा सकता है। इसीलिए रिक्रूटमेंट के द्वारा इनको फुलफिल करने पर फोकस किया जाता है। इसीलिए फंडामेंटल क्वालिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज वाले कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के लिए सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में 2011 से 13 में मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए हैं और उसके बाद से यूपीएससी कंटिन्यूअस अपने सिलेक्शन प्रोसेस को इंप्रूव कर रही है, जिससे कि रोल बेस्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग या 21st सेंचुरी की हायर सिविल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट के अनुसार फंडामेंटल क्वालिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज वाले कैंडिडेट को रिक्रूट किया जा सके। प्रोफेशनल स्किल और ट्रेनिंग को इंपार्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी 2012 अडॉप्ट की है तथा मिशन कर्मयोगी को सितंबर 2020 में अडॉप्ट किया है और हायर सिविल सर्विसेज के लिए कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क को 2014 में डेवलप किया गया है। यहाँ आपको ध्यान देना है कि नेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी और मिशन कर्मयोगी हायर सिविल सर्विसेज से लेकर लोअर सिविल सर्विसेज तक सभी के लिए है। हमारा कंटेस्ट डिस्कशन का हायर सिविल सर्विसेज है, इसलिए हायर सिविल सर्विसेज के लिए एग्जामिनेशन पर यानी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पर फोकस कर। ये सभी इनिशिएटिव आज की तथा भविष्य की जरूरतों के अनुरूप नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड वाली हाई परफॉर्मिंग सिविल
सिविल सर्विसेज के निर्माण के लिए किए जा रहे हैं और ऐसी सिविल सर्विसेज जो आज की और फ्यूचर की जरूरतों को पूरा कर सके और न्यू इंडिया के विजन के अनुरूप हो। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के द्वारा फंडामेंटल क्वालिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज वाले बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के लिए, यानी जिनमें 21st सेंचुरी की हायर सिविल सर्विसेज में कार्य करने के लिए फंडामेंटल क्वालिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज हैं। 2011 से 13 में मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए थे और उसके बाद से यूपीएससी अपने सिलेक्शन प्रोसेस को लगातार इंप्रूव कर रही है, जिससे रिक्वायर्ड फंडामेंटल क्वालिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जा सके, यानी रिक्रूटमेंट किया जा सके। यानी 21st सेंचुरी की हायर सिविल सर्विसेज के लिए मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट वो होंगे जिनमें राइट नॉलेज, हायर ऑर्डर स्किल और राइट एटीट्यूड होगा। ये 21st सेंचुरी की हायर सिविल सर्विसेज के लिए फंडामेंटल क्वालिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज। राइट नॉलेज डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग है रियल वर्ल्ड की, अर्थात रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, इश्यूज, प्रॉब्लम्स की गहरी समझ होना जो कि लॉजिक और एविडेंस पर बेस्ड हो। सिविल सर्वेंट रियल लाइफ सिनेरियो में काम करते हैं और इसलिए उनकी रियल लाइफ की डेप्थ अंडरस्टैंडिंग उनके परफॉर्मेंस तथा प्रोडक्टिव होने के लिए क्रूशियल है। यदि सिविल सर्वेंट की सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग होगी तो उनके कार्यों के अनइंटेंडेड रिजल्ट आएंगे तथा वो काउंटर प्रोडक्टिव होंगे और इससे पब्लिक लीडरशिप चैलेंज्ड होगी तथा पब्लिक गवर्नेंस की इफेक्टिवनेस प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। इसलिए राइट नॉलेज बहुत ही क्रूशियल है सिविल सर्वेंट के लिए। सेकेंड है हायर ऑर्डर स्किल्स। ये कोर इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसीज हैं और इन्हें लीडिंग स्किल्स माना जाता है 21st सेंचुरी की और रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग की ये मेन स्किल्स हैं, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग स्किल्स, इनोवेशन स्किल्स, कोलैबोरेशन स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ये रियल लाइफ की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स की रूट कॉज को समझने के लिए तथा इफेक्टिव सोल्यूशन बनाने के लिए तथा सोल्यूशन की इफेक्टिवनेस को एग्जामिन करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, रिसोर्सेज के इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के लिए तथा अपने कार्यों के इंटेंडेड रिजल्ट के लिए हायर ऑर्डर स्किल्स क्रूशियल होती हैं। इसीलिए यूपीएससी कैंडिडेट्स की हायर ऑर्डर स्किल्स को टेस्ट करने पर बहुत अधिक एम्फेसिस कर रहा है। हायर ऑर्डर स्किल्स 21st सेंचुरी के डायनामिक और कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में थ्राइव करने के लिए बहुत ही क्रूशियल है। इसीलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में स्टूडेंट की हायर ऑर्डर स्किल्स को बिल्ड करने पर बहुत अधिक एम्फेसिस किया गया है। थर्ड, राइट एटीट्यूड। ये स्पिरिट एंड इन डेप्थ इंटरेस्ट इन पब्लिक सर्विस है और ये सिविल सर्वेंट की इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। ये सिविल सर्वेंट के आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, जॉब सेटिस्फेक्शन तथा पब्लिक सर्विस के प्रति कमिटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये सिविल सर्वेंट के डिस्पोजिशन और टेंडेंसीज को निर्धारित करता है पब्लिक सर्विस में वर्क करने के लिए और उन्हें लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए मोटिवेट करता है, जो कि उनके प्रोफेशनल एक्सीलेंस को प्राप्त करने के लिए क्रूशियल है। राइट एटीट्यूड व्यक्ति के डीप सीटेड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और ये उसके अपब्रिंगिंग, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, बिलीफ्स, मोटिव, उसकी प्रायोरिटीज तथा सेल्फ इमेज और सोशल रोल से निर्धारित होता है और इसीलिए इन्हें बाद के स्टेज में या लेटर स्टेज में परिवर्तित करना काफी कठिन होता है और इसीलिए राइट एटीट्यूड को रिक्रूटमेंट के स्तर पे ही टेस्ट करने पर बहुत अधिक बल दिया जा रहा है और इसीलिए यूपीएससी भी कैंडिडेट्स के राइट एटीट्यूड को टेस्ट करने पर बहुत अधिक जोर दे रही है। वर्ल्ड वाइड ये एक्सेप्ट किया जा रहा है सभी 21st सेंचुरी की वर्क फोर्स डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज, प्रैक्टिसेस और थ्योरीज के द्वारा कि केवल नॉलेज और स्किल्स के आधार पे परफॉर्मेंस को नहीं अचीव किया जा सकता है। राइट एटीट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पर्संस के कार्य करने के लिए डिस्पोजिशन एंड टेंडेंसीज को निर्धारित करता है और इसीलिए राइट एटीट्यूड को आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस या डिजायर्ड परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए बहुत ही क्रूशियल माना जाता है और इसीलिए इसे रिक्रूटमेंट के स्तर पर टेस्ट करने पर जोर दिया जा रहा है क्योंकि इसे बाद में परिवर्तित करना कठिन होता है। इसलिए हायर सिविल सर्विसेज के लिए मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट वो होंगे जिनमें कार्य करने की एबिलिटी और कार्य करने के लिए एटीट्यूड एंड डिस्पोजिशंस होंगे। 21st सेंचुरी की हायर सिविल सर्विसेज के लिए कार्य करने की एबिलिटी, राइट नॉलेज और हायर ऑर्डर स्किल्स है और कार्य करने की प्रवृत्ति या टेंडेंसीज का डेवलपमेंट राइट एटीट्यूड के द्वारा होता है। इसीलिए सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के द्वारा ऐसे मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को चयन करने पर एम्फेसिस किया जा रहा है जिनमें 21st सेंचुरी की हायर सिविल सर्विसेज में कार्य करने के लिए फंडामेंटल क्वालिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज हैं, यानी राइट नॉलेज, हायर ऑर्डर स्किल एंड राइट एटीट्यूड है। रियल लाइफ में सभी सिविल सर्वेंट के परफॉर्मेंस में ह्यूज डिफरेंस जो है वो फंडामेंटल क्वालिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज में डिफरेंस के कारण है क्योंकि सभी सिविल सर्वेंट को सेम प्रोफेशनल स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज की ट्रेनिंग दी जाती है, सेम एनवायरनमेंट में और सेम रूल्स एंड प्रोसीजर के तहत वो कार्य करते हैं, लेकिन उनके परफॉर्मेंस में ह्यूज डिफरेंस होता है। उसका कारण फंडामेंटल क्वालिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज। इसीलिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अपने सिलेक्शन प्रोसेस को कंटिन्यूअस इंप्रूव कर रही है 2011-13 के स्ट्रक्चरल चेंजेस के बाद से कि वो भारत सरकार के लिए मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स का चयन कर सके जो कि हायर सिविल सर्विसेज में काम करने के लिए जिनमें फंडामेंटल क्वालिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज हैं और भारत सरकार के सिविल सर्विसेज को ट्रांसफॉर्म करने के एम्बिशियस रिफॉर्म माइंडेड पॉलिसी इनिशिएटिव्स को सपोर्ट कर सके और अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को फुलफिल कर सके। थैंक यू।